हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मज़े में होंगे। सही है। अच्छा, आप अपना ख्याल रखती हैं? सभी लोग रखते हैं या नहीं? सभी लोगों को अपना ख्याल रखना है। देखिए, आज हम फिर से मिले हैं। कक्षा 9, विषय हिंदी है। मेरा नाम है अल्पा भट्ट। अच्छा, मैं आज आपको आपका गद्य जो है 19वां, महाकवि कालिदास, उनके बारे में आज आपको समझाऊंगी। लगता है आप सभी ने आपका 18वां गद्य जो नाटक था उसका स्वाध्याय अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आशा रखती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और अपना गृह कार्य भी कर लिया होगा। आप अपनी कॉपी खाली खोल लीजिए और साथ में अपनी पेन, पेंसिल इत्यादि साथ में रखें ताकि कोई भी कठिन प्रश्न हो, शब्द हो, इसके अर्थ की नोंद भी कीजिए और उसके साथ साथ आप कि जो मैं समझा रही हूँ, अच्छा कोई बात आपकी समझ में नहीं आती हो तो आप उस पर अंडरलाइन भी कर लीजिए ताकि आपको यह प्रश्न जानने में, पूछने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं हो सकेगी। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास का साहित्य प्रकार है जीवनी। अच्छा, जीवनी किसे कहते हैं? किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे कहते हैं जीवनी। ये महाकवि कालिदास जो है वो संस्कृत साहित्य के रचयिताओं में से भी एक है। महाकवि कालिदास ने कई प्रकार के हमें साहित्य प्रदान किए हैं। तो यहाँ हमारा जो महाकवि कालिदास है उसे महाकवि से उपाधि दी गई है। ये महाकवि क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी काव्य रचनाएं की है। अच्छा, इसीलिए सिर्फ महाकवि कहा जाता है। और ये क्या जन्म से ही कवि थे, महान थे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चे कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि बच्चे मूर्ख हैं, और जब बच्चा मूर्ख है, बड़ा होके वो कुछ नहीं कर सकता। इसी बात को हमारे मन से भगाना है। अगर बचपन में कोई ज्ञान नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बड़े होके भी हमारे पास ज्ञान की कमी होगी। ऐसा नहीं होता। अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से हम अवश्य ही महान बन सकते हैं। तो यहाँ हम अपने महाकवि कालिदास के परिचय के बारे में देखें। इसके लेखक हैं नरपत बारहट, उसका उपनाम है हड़वेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर, भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ, मतलब कि कई महापुरुष हो गए हैं, उसके जीवन के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है उसकी पुस्तक का नाम है, उसकी कृति का नाम है महापुरुषों की जीवनियाँ। किसने लिखी है? ये नरपत बारहट हड़वेचा ने। तो इसका मतलब है यह हमारा जो गद्य है महाकवि कालिदास, उसका संदर्भ पुस्तक है महापुरुषों की जीवनियाँ। आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में
कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण भी है। इस कृति से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। प्रयत्न करने पर सही अर्थ में सफलता मिलती ही है। हम क्या माने, अगर कोई बुद्धू व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो निरक्षर है, वो क्या कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो, वह नहीं पढ़ा है, फिर भी उसका विवाह अच्छे घर की राजकुमारी के साथ अच्छे घराने में भी हो जाता है, फिर उसे ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है और वो महाकवि भी बन जाते हैं। इसके जैसी रचना शायद किसी ने ही लिखी हो। देखें, हम कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं। इसके जीवन में के बारे में तो हम सभी नहीं जानते हैं, पर देखें हमारे इस प्रकरण में क्या लिखा है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन भी मिलता है। देखो, आज लोग क्या करते हैं, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं अपनी ही प्रशंसा औरों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। पहले महापुरुष थे, वो अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते थे। जैसे यहाँ कालिदास के बारे में बताएं, कालिदास ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की। कालिदास जो है उन्हें हम किस प्रकार से जानते हैं, जैसे कि वो संस्कृत के महाकवि हैं, उसी प्रकार से हम उसे जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने भी कभी अपनी रचनाओं में अपनी प्रशंसा भी नहीं की है और किसी प्रकार का उल्लेख भी नहीं किया है। हाँ, हर्षचरित नाम की जो कृति है उसमें शुरू में महाकवि, वैसे कवि बाण है, वो बाण भट्ट ने कालिदास का उल्लेख किया है। उसका मतलब यह है कि कवि कालिदास जो है बाण भट्ट से पहले हो चुके हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक जिसे कहते हैं अभिभावक, अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। देखो, विक्रम क्या है? विक्रम माने पराक्रम। जैसे हमें किसी प्रसिद्धि मिलती है, हमारी जीत हो जाती है, उसे हम विक्रम कहते हैं। अच्छा, ये विक्रम है। विक्रम हम विक्रम संवत भी कहते हैं, उसके बारे में भी कहा जाता है। और यहाँ यह विक्रम कौन है, अभी तक इसके बारे में पूरा पता नहीं चला है, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो विक्रमादित्य के बारे में राजा भोज का समकालीन, उसके समय का भी बताया है। ऐसी कई कथाओं का वर्णन भी बताया गया है। कई अलग अलग भाषाओं में विभिन्न भाषाओं में पहेलियां जैसे आप गुजराती में क्या कहती हैं, उखाड़ा कहती है ना, वो पहेलियों और लोक कथाओं में भी उनकी विद्वता का, वो विद्वान थे वैसी उसकी कविता का, कई प्रकार के चमत्कार बताए गए प्रसंगों का भी वर्णन हमें मिलता है। आगे देखें, कवि कालिदास का जन्म और उसका परिचय देखें। कुछ विद्वानों ने
कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत ने स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध भी किया है। अनुरोध, विनती करना। देखो, कवि कालिदास के जन्म के बारे में बताएं। कवि कालिदास का जन्म जो है, कई विद्वानों ने यही बताया है कि उसका जन्म शायद 365 की साल में हुआ होगा। आज कौन सा साल चल रहा है? 2022। देखो, 2022, वो थे 365। अच्छा, ओहो, कितने सालों पहले महाकवि कालिदास हो गए, पर फिर भी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये महाकवि कालिदास का निधन मतलब उसकी मृत्यु, उसका अवसान 445 ईस्वी सन में माना जाता है। यानी कि महाकवि कालिदास शायद 80 साल तक जीवित थे। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं है, पर फिर भी कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया है, कई विद्वानों ने कहा भी है कि उसका जन्म स्थान शायद उज्जैनी होगा। उज्जैनी, पहले प्राचीन युग में उसे उज्जैनी कहते थे, आज वह वर्तमान में उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, वहां माना जाता है, जो सही भी लगता है, क्योंकि उन्होंने जो अपने काव्य लिखा है मेघदूत के बारे में कवि ने उज्जैनी का विशेष दर्शनीय स्थल भी बताया है और वहां लंबा रास्ता भी पड़ता है। वहां से जाने के लिए उन्होंने बादलों से विनती भी की है, मतलब कि वहां पर महाकवि कालिदास उसके आसपास या उज्जैनी के रहने वाले होंगे। देखो, पहले किसी का जन्म हो तो उसके बारे में, उसकी नोंद के बारे में कहीं नोंद नहीं की जाती थी, इसीलिए पूरा पता नहीं चलता था। आज हमारे पास जन्म का प्रमाण पत्र भी है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रमाण पत्र भी मिलता है। आपके घर में भी इसी प्रकार के आपके परिवार के सभी के प्रमाण पत्र भी होंगे, पर आपके दादी होंगी, आपके दादाजी होंगे और उसके पिताजी होंगे, तो उसके बारे में उसे नहीं पता। शायद करके वो बता दे कि उस समय में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो उसी प्रकार हमारा जन्म हुआ था या हमारे दादी की शादी हुई थी, ऐसा भी हमें बताया जाता है। तो यह माना जाता था, उस समय ऐसे कोई प्रमाण पत्र नहीं थे, तो पूरा पता तो नहीं चलेगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई थी। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के बारे में दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे।
कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। अच्छा, देखो पहले विक्रम के बारे में भी बात हुई है। उज्जैनी, शायद कालिदास का जन्म उज्जैनी रहा होगा, तो वहाँ उनके बारे में भी यही बताया है कि उन दिनों उस समय में राजा विक्रमादित्य उज्जैनी का राजा था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला के बारे में बताएं तो उसकी उन्नति माने प्रगति, उनकी प्रगति भी चरम सीमा पर थी। मतलब कि उसके बारे में भी बताए तो साहित्य और कला जिस प्रकार से जितनी भी मिली वो कालिदास के समय में ही मिली थी। मतलब कि राजा विक्रमादित्य के समय में ही मिलती थी। राजा विक्रमादित्य ने ही अपने समय में विक्रम संवत, अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने पैसों के रूप में सोने के सिक्के भी बनवाए थे। और इस प्रकार से देखो, सोने के सिक्के आज हम देखें, ओहो सोना, जैसे हम खरीदने जाएंगे, ओ बाप रे, इसका दाम तो बहुत ज्यादा है। पर उस समय रुपये के तौर में, पैसे के तौर में, रूप में हमारे पास ये विक्रमादित्य है, उन्होंने सोने के सिक्के बनाए थे, वो हमारे चलनी रूप में आते थे। तो उनसे पता चलता है कि उनका राज्यकाल कैसा था, सुख समृद्धि से भरपूर था। वह अनेक वैभवों में से एक वैभवशाली देश भी था। उसके समय में देखो, वैभव भी था, साहित्य भी था और कला भी थी। उतनी कभी किसी समय में नहीं हुई थी। एक से बढ़कर एक साहित्यकार, कवि, वैज्ञानिक सभी उसी युग में उत्पन्न हुए थे। राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के अच्छे ज्ञाता भी थे, ज्ञाता जानकार। संस्कृत भाषा की उन्नति, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, प्रगति भी इसी काल में अधिक से अधिक हुई थी। अधिक माने ज्यादा। देखो, महाकवि कालिदास अपने जीवन में वह बुद्धू माने जाते थे, पर देखो उसके जीवन में जब वो छोटे थे उसी समय वह बुद्धू माने जाते थे। पर जब विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के दरबार की सभा की वो शोभा थे, उसके सर्वश्रेष्ठ कवियों में से वो एक थे। कालिदास के सिवा और अन्य 8 और कवि भी दरबार में थे। कालिदास और अन्य 8 कवियों के बारे में बताएं तो यह विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। देखो, कालिदास के बारे में कहा जाता था कि वह युवावस्था तक, जब वह बड़े हो चुके तब तक वह निरक्षर थे। निरक्षर होना मतलब कि अनपढ़ था, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है। वो शब्द समूह के लिए एक शब्द जैसे कहते हैं, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है वह निरक्षर। वह कैसे बुद्धू थे, कितने मूर्ख थे, उसके बारे में क्या कहे। वो जिस डाल पर भी बैठते थे उसी डाल को वो काटते भी थे। निरक्षर होने पर भी वो इतने महान, इतने विद्वान, ऐसे कवि कैसे बन गए। उसकी एक विचित्र, रोचक, रहस्यपूर्ण बातें हैं, उसकी एक कहानी है जो हम देखें। देखो, हम इसी प्रकार का एक उदाहरण और भी आपको दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी और हम सभी जानते हैं, ऋषि वाल्मीकि जी को आप जानते हैं। वाल्मीकि भी ऐसे ही थे। वो पहले से ही वाल्मीकि ऋषि नहीं थे,
उन्होंने रामायण की रचना की है, हम सभी जानते थे, पर वो भी अपने युवावस्था तक जैसे लुटेरे थे। वो सभी को लूटते थे, लूटपाट भी करते थे। उससे पहले उसका नाम था, वाल्मीकि से पहले उसे बोलते थे वालियो लुटारो। किसी अच्छे गुरु जी की संगत में आकर उन्होंने तप किया, साधना की, तब कहीं जाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी के साथ साथ उन्होंने रामायण की रचना भी की है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। विवाह, शादी। शास्त्रार्थ, शास्त्र संबंधी अर्थ अथवा ज्ञान भी कह सकते हैं। विद्योत्तमा, विद्या में जो उत्तम है वैसा क्या कहा जाएगा? विद्योत्तमा। प्रशंसा, प्रशंसा कैसे कहते हैं? अपना ही गुणगान। गुणगान मतलब प्रशंसा। देखो, उस समय की बात है जब कालिदास युवा थे। उस समय शारदानंद नाम के एक राजा थे। उन्हें एक पुत्री थी। उनकी पुत्री गुणवती और विद्वान भी थी। उसका नाम भी ऐसा था जैसा उसका नाम है विद्योत्तमा। जैसा नाम है, नाम के अनुरूप उसमें कई गुण भी थे। वह बहुत ही सुंदर थी, रूपवती थी। देखो, सुंदर होना, रूपवती होना, विद्वान होना, गुणवती होना, ये सब सही है, पर उस पर कभी घमंड करना नहीं चाहिए। घमंड माने अभिमान। उनके रूप, गुण, उसकी विद्या की, उसकी प्रशंसा दूर 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 देशों तक फैली हुई थी। देखो, ऐसी सुंदर स्त्री हो, किसे अच्छा नहीं लगता? आप भी फिल्म देखती हैं सभी, हम भी पिक्चर देखते हैं, उसमें कई ऐसे अच्छे अच्छे नायक और नायिका को हम देखते हैं, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। उस समय ऐसे फिल्म नहीं दिखाई जाती थी, चित्रपट नहीं थे, तो ऐसे यहाँ जो राजकुमारी विद्योत्तमा है उसकी बोलबाला, उसकी प्रशंसा चारों ओर फैली हुई थी। विद्योत्तमा के पास रूप था, गुण था, ज्ञान था, पर इन सभी का उसे घमंड, अभिमान भी बहुत था। वह अपने विवाह के संबंध में कहती थी, उन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि उसके साथ जो भी व्यक्ति शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्रों के बारे में बताएगा, उसके साथ ही वह अपनी शादी करेगी। मुझसे जो भी उच्च कक्षा का विद्वान होगा उसके साथ ही मैं अपनी शादी करूंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। देखो, घमंड होना कोई अच्छी बात नहीं थी, पर फिर भी ये विद्योत्तमा जो है वो बड़ी घमंडी स्त्री थी। उन्होंने तो यह घोषणा कर दी थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उनके साथ अपना विवाह संबंध करूंगी।
उसकी इस घोषणा की जानकारी कई देशों में, पास पड़ोस में, सभी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ के कई बड़े बड़े विद्वान तथा पंडित विद्युतमा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन पंडितों और विद्वानों को बहुत ग्लानि, ग्लानि माने दुख, दुख का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वे सभी विद्योत्तमा को हरा नहीं पाए थे। तो ये सभी विद्वानों ने सोचा कि चलो हम सब इसका बदला लेने का उपाय सोचे। देखो, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, अभी रुकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है पता है? हाँ जी, गृह कार्य करना है। जो गद्य हमने यहाँ से छोड़ कर रखा है, ये पूरे गद्य को आपको पढ़ना भी है, और जितना गद्य हमने आपको पढ़ाया है उन सभी में से आपको केवल 5 प्रश्न के उत्तर और 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी कॉपी में लिखनी है। अच्छा, तो हम अब अगली बार मिलेंगे। तब तक आप पढ़ाई भी करना, घर में रहना, सुरक्षित रहना, घर परिवार के साथ अच्छे से समय भी बिताना। चलो, मिलते हैं फिर अगले तास में। बाय बाय।